देश का। नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, वॉशिंगटन यात्रा को रद्द करने का मकसद हमास को देना है कड़ा संदेश। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुककर नहीं रोकेंगे युद्ध। अमेरिका ने यूएनएससी के प्रस्ताव पर इजराइल के बयान को बताया अनुचित। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हमलों में 7 लोगों के मारे जाने का किया दावा। हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर दर्जनों मिसाइल हमले किए। इजराइल ने 2 हफ्ते पहले किए गए हमले में हमास के डेप्यूटी कमांडर मरवान ईसा के मारे जाने की पुष्टि की। जांचकर्ताओं ने अमेरिका के बाल्टीमोर में पुल से टकराने वाले जहाज का डेटा रिकॉर्डर किया बरामद। मृत मान लिए गए 6 श्रमिकों की तलाश जारी। गोताखोर लगातार कर रहे हैं प्रयास। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। खार्किव पर की भारी बमबारी, 1 की मौत, 12 घायल। 2022 के बाद पहली बार किया गाइडेड बम का प्रयोग। लातविया के प्रधानमंत्री ने कहा, यूक्रेन को गोला बारूद मुहैया कराने के लिए यूरोपीय संघ की पहल के वित्त पोषण के विभिन्न तरीके हैं खुले। थाईलैंड की संसद ने पारित किया समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक। भारी बहुमत से दी मंजूरी। कानून को उच्च सदन से मंजूरी मिली तो थाईलैंड बनेगा एशिया का तीसरा देश। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। गाजा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष पहले की तरह जारी है। यहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के युद्ध विराम प्रस्ताव का कोई असर नहीं दिख रहा है। इजरायली सेना ने प्रस्ताव के पास होने के 2 दिन बाद राफा इलाके में बमबारी की है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने अपनी अमेरिका यात्रा रद्द करने पर सफाई देते हुए कहा कि यात्रा को रद्द करने का मकसद हमास को संदेश देना है कि इजराइल गाजा में किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा गाजा में तुरंत संघर्ष विराम के प्रस्ताव को पारित किए जाने का फिलहाल कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं। इजरायली सेना का गाजा में अभियान जारी है। आईडीएफ ने प्रस्ताव के पास होने के 2 दिन बाद राफा इलाके में भी बमबारी की है। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही इजरायली सेना कब्जे वाले पश्चिमी तट में भी कार्रवाई जारी रखे हुए है। जनीन शहर में रात भर की गई छापेमारी में 3 लोगों की मौत हो गई। इस बीच इजरायली सेना ने मंगलवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हमलों का वीडियो जारी किया है। आईडीएफ ने कहा है कि हमले में एक सैन्य परिसर, हथियार भंडारण केंद्र, आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के 3 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। इस बीच हिजबुल्लाह ने लेबनान से लगे उत्तरी इजराइल में दर्जनों रॉकेट दागने का दावा किया है। हमले के बाद इजरायली सेना ने इलाके को घेर लिया है। आपातकालीन सेवाओं ने मलबे से एक व्यक्ति को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं इजरायली सेना ने इसी महीने किए गए हमले में हमास के डिप्टी कमांडर मरवान ईसा के मारे जाने की खबर की पुष्टि कर दी है। हालांकि हमास की तरफ से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ईसा मोहम्मद दाइफ के साथ इजराइल के सर्वाधिक वांछित सूची में शीर्ष पर था। इजराइल उसे 7 अक्टूबर के हमलों के षड्यंत्रकारियों में से एक मानता है। सिनबेत और सैन्य खुफिया एजेंसियों के अनुसार गाजी अबू तमाम में 2 हफ्ता पहले किए गए हमले में मरवान ईसा मारा गया है। मरवान दाइफ का डिप्टी था, हमास में 3रे नंबर था। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले से तय अपनी अमेरिका यात्रा रद्द करने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यात्रा को रद्द करने का मकसद सिर्फ
हमास को संदेश देना है कि इजराइल गाजा में युद्ध रोकने के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेगा। यूएनसी प्रस्ताव हमास के हौसले और बुलंद होंगे, उसे प्रोत्साहित करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव इजराइल को बंधकों को मुक्त करने और हमास को नष्ट करने से रोक देगा, लेकिन हमास को खुला संदेश है कि इजराइल पर दबाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वहीं अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बंधक वार्ता में बाधा उत्पन्न करने वाले इजराइल के बयान को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने इजराइल के बयान को गलत और अनुचित बताया है। मेरा मानना है कि हमास ने बंधक वार्ता से खुद को अलग कर लिया है, या हमास ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के कारण सबसे हालिया प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यह बयान लगभग हर मामले में गलत है और ये बंधकों और उनके परिवारों के लिए अनुचित है। इस बीच विभिन्न देशों द्वारा हवाई माध्यम से गाजा में राहत सामग्री पहुंचाए जाने का प्रयास भी जारी है। बुधवार को स्पेन की सेना ने विमान से 26 टन मानवीय सहायता गिराई। मैड्रिड ने अकाल को रोकने के लिए इजराइल से भूमि सीमा खोलने का आह्वान किया है। ये अभियान जॉर्डन के सहयोग से चलाया गया। 11,000 से अधिक खाद्य राशन के पैकेट गिराए गए। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हारे हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अनीस बासवेदन और गंजर प्रणोवो ने चुनाव में जीते राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। दोनों उम्मीदवारों ने चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे दी है। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भले ही घोषित हो चुके हों, पर सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रबोवो सुबियांतो को पिछले महीने हुए चुनाव में जीतने के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। वहीं हारे हुए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अनीस बासवेदन और गंजर प्रणोवो ने प्रबोवो सुबियांतो पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। दोनों उम्मीदवारों ने चुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे दी है। उन्होंने इस मामले को संवैधानिक न्यायालय के सामने रखा है। अनीस बासवेदन ने राष्ट्रपति चुनाव को अन्यायपूर्ण बताते हुए निर्वाचित राष्ट्रपति के पक्ष में परिणाम को प्रभावित करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। हमने जो उल्लंघन देखे उनमें एक उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य संस्था का उपयोग था, जो स्पष्ट रूप से आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करता है। ऐसी परेशान करने वाली प्रथाएं भी थी, जहां क्षेत्रीय अधिकारियों पर वोटों की दिशा को प्रभावित करने के लिए दबाव डाला गया। साथ ही सरकारी सामाजिक सहायता का दुरुपयोग, जो लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए था, लेकिन एक निश्चित उम्मीदवार के पक्ष में लेन देन के उपकरण के रूप में उपयोग किया गया। अनीस की टीम ने संवैधानिक न्यायालय से चुनाव को फिर से कराने का आदेश देने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रबोवो को चुनाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाए। बता दें कि इससे पहले भी अनीस बासवेदन प्रबोवो पर मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप लगाते आए हैं। हम चुनौती का जवाब देंगे और उनके दावों और चुनौतियों का मुकाबला विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें हम आगामी परीक्षणों में पेश करेंगे। हमारा मानना है कि हम आज दोनों उम्मीदवारों के सभी तर्कों और चुनौतियों का खंडन कर सकते हैं और हमें विश्वास है कि संवैधानिक न्यायालय चुनौती को खारिज कर देगा। गौरतलब है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुनाव में सुबियांतो 58% वोटों के साथ राष्ट्रपति बने हैं। वहीं अनीस बासवेदन को 25% वोट मिले हैं और सेंट्रल जावा के पूर्व गवर्नर गंजर प्रणोवो 16% वोट ही हासिल करने में सफल हो पाए। इंडोनेशिया की 27 करोड़ की आबादी में से करीब 20 करोड़ लोग मतदाता हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों को कुल वोटों के 50% और सभी राज्यों में 20% वोट मिलने चाहिए। अगर कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट पाने में सफल नहीं होता है तो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले दो प्रत्याशियों के बीच दोबारा चुनाव करवाना होता है। प्रबोवो ने 50% से ज्यादा मत हासिल करते हुए जीत दर्ज की है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। Does accessibility only affect the disabled? Think again. Take a pledge. Join Swayam to declare 27th March as the World Accessibility Day. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके बाद थाईलैंड समान विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन जाएगा। विधेयक के पक्ष में 400 मत जबकि विरोध में केवल 10 वोट पड़े हैं। इस कानून के तहत विवाहित समलैंगिक जोड़े बच्चे भी गोद ले सकेंगे। थाईलैंड समान विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया में पहला देश बनने जा रहा है। थाईलैंड की संसद के निचले सदन ने समलैंगिक विवाह विधेयक को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 400 मत पड़े जबकि सिर्फ 10 वोट ही इसके विरोध में डाले गए। अगर विधेयक प्रभावी हो जाता है तो थाईलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला तीसरा एशियाई देश होगा। विधेयक को अब सीनेट से मंजूरी हासिल करनी होगी। इसके बाद राजा से अनुमोदन मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाएगा। कानून के बनने में 1 दशक से भी अधिक का समय लगा। ये कानून शाही मंजूरी के 120 दिनों के भीतर ही प्रभावी हो सकता है। संसदीय बैठक ने नागरिक एवं वाणिज्यिक संहिता संशोधन अधिनियम पारित करने को मंजूरी दे दी है। नया कानून विवाह को एक पुरुष और महिला के बजाय 2 व्यक्तियों के बीच साझेदारी के रूप में वर्णित करेगा। ये LGBTQ जोड़ों को वैवाहिक कर बचत, विरासत में संपत्ति प्राप्त करने और अक्षम भागीदारों के लिए चिकित्सा उपचार की सहमति देने का समान अधिकार देगा। कानून के तहत विवाहित समलैंगिक जोड़े भी बच्चों को गोद ले सकते हैं। हालांकि निचले सदन ने माता पिता के बजाय पेरेंट शब्द का उपयोग करने के समिति के सुझाव को खारिज कर दिया। थाईलैंड में एक कानून पहले से ही मौजूद है जो लैंगिक और यौन अभिविन्यास पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। थाईलैंड को एशिया के सबसे LGBTQ+ मित्रवत देशों में से एक के रूप में देखा जाता है। हालांकि इस स्थान तक पहुंचने में उसे दशकों का समय लग गया। मुझे खुशी है कि विवाह समानता कानून पारित हो गया है और मुझे उम्मीद है कि इसे लागू किया जाएगा क्योंकि इससे कई लोगों को लाभ होने की संभावना है। मेरे आसपास बहुत से लोग LGBTQ हैं। हर कोई चाहता है कि यह बिल पारित हो जाए क्योंकि वो भी हर किसी की तरह शादी करने में सक्षम होना चाहते हैं। व्यापक जन समर्थन के बावजूद समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के पिछले प्रयास विफल ही रहे। पिछले साल के अंत में एक सरकारी सर्वेक्षण में 96.6% लोगों ने विधेयक का समर्थन किया था। कई राजनीतिक दलों ने पिछले चुनाव में समलैंगिक संघों को मान्यता देने का वादा किया था। पिछले साल सितंबर में पदभार संभालने के बाद से प्रधानमंत्री सेरेटा थाविसिन भी उनके समर्थन में मुखर रहे हैं। दिसंबर में निचले सदन ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए 4 प्रस्तावित विधेयक पारित किए। इनमें से एक थाउसिन के प्रशासन द्वारा आगे बढ़ाया गया जबकि 3 अन्य विपक्षी दलों द्वारा पेश किया गया। फिर इन्हें एक विधेयक में जोड़ दिया गया जिसे निचले सदन ने बुधवार को पारित कर दिया। हालांकि संसद ने लोगों को अपनी लिंग पहचान बदलने की अनुमति देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 2019 में ताइवान की संसद समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाली एशिया की पहली संसद बन गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके पक्ष में फैसला सुनाए जाने के 5 महीने बाद नेपाल में पिछले साल नवंबर में पहला समलैंगिक संघ पंजीकृत किया गया। LGBTQ समुदाय जापान में भी विवाह समानता के लिए लड़ रहा है, जहां जिला अदालतें फैसला सुना चुकी हैं कि इस पर प्रतिबंध असंवैधानिक है।
जापान में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई खाना लोगों को भारी पड़ गया। इस दवा को लेने से करीब 106 लोग बीमार पड़ गए हैं, वहीं 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ओसाका स्थित कोबायाशी फार्मास्यूटिकल्स ने अपने बयान जारी कर कहा कि वो अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य को नुकसान से बचाने के लिए अपने कई उत्पादों को वापस ले रही है, जिनमें बेनिकोजी शामिल हैं। गौरतलब है कि बेनिकोजी में मोनस्कस परप्यूरियस होता है, जो प्रभावित उत्पादों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक लाल रंग का फफूंद है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। फफूंद का उपयोग कुछ खाद्य पदार्थों में लाल रंग के रूप में भी किया जाता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी व्यापार समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। ये बैठक बीजिंग में चीन विकास मंच की बैठक के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया था। चीनी अधिकारी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट में मंदी, बढ़ती युवा बेरोजगारी और चीनी निर्यात में गिरावट जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। चीन ने इस महीने अपना वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्य लगभग 5% निर्धारित किया है, जो देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक विकास दर से काफ़ी कम है। दोनों शक्तियों के बीच तनाव के परिणाम स्वरूप अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक संबंध प्रभावित हुए हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उन्नत सेमीकंडक्टर और उपकरणों तक चीन की पहुंच को सीमित करने के लिए काम किया है। चीन में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों ने लगातार इस बात की ओर इशारा किया है कि वो अनुचित कारोबारी वातावरण का सामना कर रही हैं। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक विधेयक का भारी समर्थन किया, जिसके तहत टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी बाइटडांस को या तो 6 महीने के भीतर ऐप की अमेरिकी संपत्ति बेचने की आवश्यकता होगी या इसे देश से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। जांचकर्ताओं ने अमेरिका के बाल्टीमोर हादसे का शिकार हुए जहाज का डेटा रिकॉर्डर बरामद कर लिया है। मंगलवार को अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में एक बड़ा हादसा हो गया था। सिंगापुर का एक बड़ा जहाज ब्रिज के एक खंभे से टकरा गया, जिससे फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का एक हिस्सा भरभरा कर नदी में गिर गया। मृत मान लिए गए 6 श्रमिकों की तलाश जारी है। गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं, हालांकि अब तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। इस पुल का ढहना मात्र किसी संरचना का ढहना नहीं है। ये पुल अमेरिका के 47 सालों का इतिहास समेटे हुए था, जो अब खत्म हो गया है, पानी में समाहित हो चुका है। जानकारी के अनुसार जहाज की लाइट बंद हो गई थी और पुल से टकराने से पहले शिप रास्ता भटक गया था। मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने कहा कि जहाज पर चालक दल पुल से टकराने से पहले शिप के बारे में जानकारी दे चुके थे, जिससे अधिकारियों को आने वाले यातायात को पुल पर जाने से रोकने की अनुमति मिल चुकी थी।
एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। क्या सुगम्यता दिव्यांग लोगों को ही प्रभावित करती है? एक बार फिर सोचें। आइए प्रतिज्ञा करें, स्वयं के साथ जुड़ें। 27 मार्च को विश्व सुगम्यता दिवस मनाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको अगली खबर की ओर हम लिए चलते हैं। अगली खबर अमेज़न से जुड़ी हुई है। अमेज़न के वर्षावन के संरक्षण के लिए ब्राज़ील और फ्रांस ने अगले 4 वर्षों में निजी और सार्वजनिक कोष से 1 बिलियन यूरो का निवेश कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में अमेज़न के जंगल में आग लगने की घटनाओं में रिकॉर्ड मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे जंगलों की अंधाधुंध कटाई, षड्यंत्र और सरकार की लापरवाही बताई जाती रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य जैव अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देना, और ब्राज़ील की 3 दिवसीय यात्रा पर फ्रांस के राष्ट्रपति गए थे। ये सब बातचीत हुई है, आइए आपको खबर दिखाते हैं। अमेज़न का वर्षावन अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर यह कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। वहीं कई कारणों से अमेज़न के वनों पर खतरा बना रहता है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ सालों में अमेज़न के जंगल में आग लगने की घटनाओं में रिकॉर्ड मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। इसके कारणों में वैज्ञानिक इसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई बता रहे हैं, तो कुछ सरकार की लापरवाही। इसी बीच अमेज़न के वर्षावन के संरक्षण के लिए ब्राजील और फ्रांस ने अगले 4 वर्षों में निजी और सार्वजनिक कोष से 1 बिलियन यूरो का निवेश कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम के तहत जैव अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देना, कार्बन बाजार बनाना समेत स्वदेशी समुदायों का समर्थन करना और वनों की कटाई का मुकाबला करना है। यह घोषणा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान की गई है। अपनी इस यात्रा के दौरान मैक्रोन ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से मुलाकात की। वहीं मैक्रोन ने पर्यावरण प्रचारक राओनी मेटुकटायर को वर्षावन और स्वदेशी अधिकारों की रक्षा की लड़ाई के लिए फ्रांस के सर्वोच्च योग्यता पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। मैं कहना चाहता था कि हम साथ मिलकर इसका नेतृत्व करना जारी रखेंगे। जब राओनी के फाउंडेशन का समर्थन करना और जंगल के हमारे हिस्से को संरक्षित करना आवश्यक था, हम वहां थे और हम वहां बने रहेंगे। गौरतलब है कि अमेज़न के जंगल को दुनिया का सबसे सुंदर जंगल होने के साथ ही सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है। इसे खतरनाक जानवरों की वजह से कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ जैव विविधताओं के भंडार है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसके 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगलों में ही देख सकते हैं। यहाँ लगभग 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियां भी रहती हैं। रिसर्च के मुताबिक अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है, वो कई देशों द्वारा उत्सर्जन से मैच करता है। मतलब देश जितना कार्बन बेसिन में उत्सर्जित करते हैं, उतना ही अमेज़न बेसिन से लेते हैं। हालांकि जंगलों के जलने से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाता है और इन दिनों तो ये सबसे खराब स्थिति में पहुंच चुका है।
तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।